हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि पे। और आज हम आपके साथ हैं क्लास 10 से भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर लेके, जो कि है आपके इतिहास के बुक से। और आज हम करने वाले हैं इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, तैयार करेंगे इसके नोट्स, समझेंगे पूरे चैप्टर को बड़े ही आसान तरीके से। तो आइए करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो क्यों किसी न किसी ईयर में वो आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह क्या था? ऐसे किन्हीं दो स्थानों के नाम लिखिए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। या फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे 1916 और 1917 में किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित दो मुख्य सत्याग्रह आंदोलनों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2008 में 2011 में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो आंसर है, सत्याग्रह उत्पीड़न के खिलाफ जन आंदोलन का एक अहिंसक तरीका था। सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया था। ये गांधी जी की सोच थी कि सत्य की शक्ति और सत्य की जो खोज है उसके आधार पे हम दुश्मनों पे विजय पा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया। ओके, ये दो स्थानों पे चलाया गया था, पहला चंपारण में और दूसरा खेड़ा में। तो चंपारण में दमनकारी वृक्षारोपण व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ओके, तो अगला है खेड़ा। उन्होंने उन किसानों का समर्थन के लिए खेड़ा में आज सत्याग्रह चलाया जो फसल खराब होने के कारण लगान चुकाने में इसकी स्थिति में नहीं थे। जो ब्रिटिश सरकार होती थी उन्हें हर साल जो फसल कर उगाने वाले किसान होते थे उन्हें एक बड़ी मात्रा में कर देना पड़ता था। उनकी फसल का जो ज़्यादातर जो पैदावार होता था, उसकी जो आमदनी होती थी, उनका बड़ा हिस्सा वो क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार को दे देते थे और उन्हें बहुत कम ही अपने जीवन यापन के लिए बचता था। लेकिन ये देना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उन्हें देना ही पड़ता था। तो इस साल क्या हुआ था, फसल खराब हो गया था, जिस वजह से वो कर चुकाने की स्थिति में बिल्कुल ही नहीं थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे खेड़ा में इस वजह से सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक का विषय क्या था? अथवा इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि गांधी जी के असहयोग के संबंध में प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में व्यक्त किए गए विचारों की व्याख्या कीजिए। ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यानी हिंद स्वराज जो था वो किन्होंने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। इन पुस्तक में उन्होंने घोषणा की थी कि भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी और इसी सहयोग के कारण ही वह कायम रहा। यदि भारतीय ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर ही समाप्त हो जाएगा और स्वराज स्थापित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात लिखी थी महात्मा गांधी ने, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के जो भारतवासी थे वो उससे प्रोत्साहित हुए और उन्होंने ये इतना बड़ा जो आंदोलन था उनको सहयोग किया और जीता भी, ब्रिटिश को मार भगाया हमारे हिंदुस्तान से। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर में लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं हम। अंग्रेजों के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण, भारत में पुरानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विनाश, आधुनिक व्यापार और उद्योग का विकास, और चौथा पॉइंट है, उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़न होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया जिसने कई अलग अलग समूहों को बांध दिया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सीबीएसई 2015 में आया है। इस प्रश्न को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में निर्मित नई आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों की व्याख्या करें। ये 2008 में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है 2011 और 2013 में। तो ये प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा?
देख सकते हैं, ये 2011 में 2013 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर देंगे हम। आंसर कुछ इस प्रकार देंगे कि युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया। पॉइंट वाइज हम लिखते हैं इसको तो याद करने में आसान होता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखा है, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिसे युद्ध ऋण और बढ़ते करों, सीमा शुल्क में वृद्धि और आयकर की शुरुआत से वित्त पोषित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई। 1913 और 1918 के बीच दोगुनी हो गई थी ये कीमतें। इसमें आम लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तीसरा पॉइंट है, ग्रामीणों को सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए बुलाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती से व्यापक गुस्सा पैदा हो गया। क्या करते थे, ग्रामीणों के जो नवयुवक होते थे, नवजवान जो होते थे, उनको सैनिकों में जबरन भर्ती कर दिया जाता था, चाहे उनकी मर्जी हो अथवा ना हो। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय क्यों लिया? किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में, 2014 में एंड 2015 में ये पूछा गया सवाल है। इस सवाल को एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि रोलेट एक्ट क्या है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया गया। ओके, इसका आंसर देते हुए हम लिखेंगे, ऑप्शन वाइज लिखते हैं। पहला ऑप्शन है, जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की एक रिपोर्ट पर रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था। दूसरा पॉइंट है, यह वह काला कृत्य था जिससे सरकार और पुलिस को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने का मौका दिया गया और 2 साल तक बिना कोशिश किए राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई। ऐसा था कि इस एक्ट के तहत जो जितने भी राजनीतिक गतिविधियों को साथ देने वाले जो हमारे सैनिक थे, हमारे क्रांतिकारी थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्हें कैद कर लिया जाता था और 2 साल तक बिना किसी उनके अपराध को साबित किए उनको जेल में रखा जा सकता था। ये उन्हें इस रोलेट एक्ट के जरिए अधिकार मिल गया था। तीसरा पॉइंट है, अधिनियम परिषद के भारतीय सदस्यों की संयुक्त विरोध के बावजूद पारित किया गया था। ये जो अधिनियम था, इसके भारतीय सदस्यों ने काफ़ी विरोध किया था, फिर भी इस अधिनियम को पारित कर दिया गया था। यह अधिनियम उन कारकों में से एक बन गया था जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ओके, तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1917-1918 के दौरान वे कौन से 3 स्थानीय मुद्दे थे जिनमें गांधी जी ने सत्याग्रह की अपनी तकनीक का प्रयोग किया था? इन मुद्दों का समाधान कैसे किया गया? ये CBSE में 2011 में पूछा गया है। इसका आंसर देंगे। आंसर देते हुए लिखेंगे, 3 स्थानीय मुद्दे चंपारण सत्याग्रह थे, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। इनका वर्णन करना पड़ेगा हमें, तो वर्णन करते हैं, इसको समझते हैं। पहला है चंपारण सत्याग्रह। पहले प्रयोग में नील के किसानों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उनकी मांगों को मान लिया गया। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा प्रयोग उन किसानों के लिए था जो अकाल और प्लेग महामारी के कारण लगान देने में असमर्थ थे, वसूली बंद कर दी गई थी। ओके, इन्हीं दिनों क्या हुआ था कि महामारी फैल गई थी, अकाल भी हो गया था और प्लेग की महामारी से, अकाल से लोग बहुत परेशान थे। तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। तीसरा मिल मजदूरों के लिए था जो बेहतर मजदूरी के लिए विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों को काम की परिस्थितियों में सुधार के साथ साथ वेतन में वृद्धि करनी पड़ी। ओके,
करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? भारतीयों ने इस अधिनियम के प्रति अपनी अस्वीकृति किस प्रकार प्रदर्शित की? यह सीबीएसई के 2011 में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर देते हुए हम लिखेंगे, रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया एक दमनकारी अधिनियम था। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी अधिकार दिए थे और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। हालांकि भारतीयों की अस्वीकृति मिली रोलेट एक्ट को। भारतवासी जो थे उन्होंने खुलकर इस रोलेट एक्ट का विरोध किया। महात्मा गांधी जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस तरह के अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा शुरू करने का फैसला किया। विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई। रेलवे में श्रमिक जो थे वो हड़ताल पर चले गए। कार्यशालाएं और दुकानें बंद हो गई। जलियांवाला बाग, अमृतसर में शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? आंदोलन क्यों चलाया गया? ये सीबीएसई में मार्च के 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लिखेंगे, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा महात्मा गांधी के सहयोग से शुरू किया गया एक संयुक्त संघर्ष था। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार के साथ समाप्त हुआ। ऐसी अफवाहें थी कि इस्लाम की दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख तुर्क सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लागू होने जा रही थी। सुल्तान उन क्षेत्रों पर भी वास्तविक अधिकार से वंचित था जो उनके नियंत्रण में रह गए थे। इससे भारत में मुसलमान जो थे वो नाराज हो गए। खलीफा की शक्तियों का जो की रक्षा के लिए ओटोमन साम्राज्य पर कठोर शांति संधि को लागू करने से रोकने के लिए खिलाफत समिति का गठन 1919 में बंबई में किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? यह हमारे सीबीएसई 2011 और 2012 में पूछे गए सवाल है। आंसर है, रोलेट सत्याग्रह शहरों और कस्बों तक सीमित होने के कारण गांधी जी ने भारत में अधिक व्यापक आधार वाले आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता महसूस की। लेकिन उन्हें यकीन था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं उनको करीब लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। अगला पॉइंट है, अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक नई पीढ़ी ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना के बारे में गांधी जी ने के साथ चर्चा शुरू कर दी। गांधी जी ने इसे मुसलमानों के एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के अवसर के रूप में देखा। गांधी जी को पता था कि मुसलमान और हिंदू को साथ मिलाए बिना उनका ये जो संघर्ष है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को साथ दिया, समर्थन किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी द्वारा सुझाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में 3 प्रमुख प्रस्तावनों का उल्लेख कीजिए। ये 2008 में सीबीएसई के पेपर में पूछा गया था। इसी सवाल को 2013 में भी पूछा गया है कुछ इस प्रकार से। गांधी जी ने प्रस्तावित किया कि असहयोग के चरणों में प्रकट होना चाहिए। ये समझा के लिखिए। 2013 में पूछा गया है, तो देखते हैं इसका आंसर। असहयोग के 2 पहलू थे, एक संघर्ष से संबंधित और दूसरा आचरण रचनात्मक कार्य के मानदंडों से संबंधित। गांधी जी ने प्रस्तावित किया कि आंदोलन निम्नलिखित चरणों में प्रकट होना चाहिए। ओके, उपाधियों, सम्मानों और मानद पदों का समर्थन। दूसरा, विधान परिषदों का बहिष्कार। तीसरा, वकीलों द्वारा कानूनी अदालतों का बहिष्कार। चौथा है सरकारी स्कूलों का बहिष्कार और कॉलेज और उन स्कूलों और कॉलेजों के से बच्चों की वापसी। 5वां है ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार। आंदोलन के लिए
लोकप्रिय समर्थन पाने के लिए आंदोलन के लिए लोकप्रिय समर्थन पाने के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दौरा किया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है और समझना है, रट्टा नहीं मारना है। समझ के लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 1915 में 1915 में अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कुछ स्थानीय सत्याग्रह शुरू किए। यहाँ पे ध्यान देना है कि गांधी जी जो अफ्रीका से लौटे थे, कौन से ईस्वी में लौटे थे? 1915 में। तो ये ऑब्जेक्टिव की तरह आप ले सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन वे अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता की तलाश में थे, अवसर की तलाश में थे, माफ कीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन है खिलाफत का समर्थन करने के लिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की घटना के खिलाफ भी चलाया गया था ये आंदोलन। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 है मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छत्र छाया में लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला दिया था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे परिवर्तित किया गया। इसके आंसर देखते हैं। आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यान से देखिए। आंसर है ऑप्शन के जरिए हम ये आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी ने भारत में एक अधिक व्यापक आधार वाले आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता महसूस की। उन्हें यकीन था कि हिंदू और मुसलमानों को करीब लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ये पॉइंट नंबर 2 है खिलाफत के मुद्दे को आंदोलन के साथ जोड़ना। इसलिए दोनों समुदायों को एकजुट करने के लिए उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को उठाने का फैसला किया। प्रथम विश्व युद्ध तुर्की की हार के साथ समाप्त हो गया और अफवाहें थी कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख, यानी जिसको खलीफा कहा जाता था, तुर्क सम्राट पर एक कठोर शांति संधि लागू होने जा रही थी। तीसरा लिखेंगे मुस्लिम नेताओं से बात करना। भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। महात्मा गांधी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्र आंदोलन की छत्रछाया में लाने का एक अवसर देखा। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में भी असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में अन्य नेताओं को आश्वस्त कर लिया। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के प्रभाव अधिक समझाना है तो समझाइए। इस क्वेश्चन को कई तरीके से लिखा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कुछ साल में आए भी हैं, 2014 में आए हैं। जैसे आर्थिक मोर्चों पर असहयोग आंदोलन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में असहयोग आंदोलन की प्रभाव की व्याख्या करें। CBSE 2012 में ऐसे पूछा गया सवाल था। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। आयात में गिरावट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी कपड़ों को भारी अलाव में जला दिया गया। 1919 और 1922 के बीच विदेशी कपड़े का आयात आधा हो गया। इसका मूल्य रुपये से गिर गया 102 करोड़ रुपया 57 करोड़। समझ में आया? ओके, दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कई स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार को वित्त देने से मना कर दिया। थर्ड है भारतीय उद्योग के लिए बढ़ावा। जैसे ही बहिष्कार आंदोलन फैल गया और लोगों ने आयातित कपड़ों का, आयातित मतलब बाहर से लाया हुआ कपड़ा
उसको त्यागना शुरू कर दिया और केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों की उत्पादन बढ़ गया। जब लोग बाहर के कपड़े का बहिष्कार कर चुके थे और अपने देश के स्वदेशी कपड़ों को अपना रहे थे, तो क्या हो गया कि हथकरघा यानी हाथ से बनाए हुए कपड़ों का और भारतीय जो सामान था, उत्पादन था, उसका डिमांड जो है वो बढ़ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? पार्टी क्यों बनाई गई? तो आइए आंसर देखते हैं इसका। स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किन्होंने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। असहयोग आंदोलन स्वराज के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इसलिए कांग्रेस के भीतर कुछ नेता अब तक जन संघर्षों से थक चुके थे और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि परिषदों के भीतर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण था। सुधार के लिए बहस करें और यह भी प्रदर्शित करें कि ये परिषदें वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी के लिए तर्क देने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया या फिर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये थे आपके 14 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस हैं, हम करते हैं सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन और भी हैं और भी PYQ हैं, हम पार्ट 2 बनाएंगे और फिर से करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू वॉच करने के लिए, वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, अगर कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से तो हमें सुझाव जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 इसी वीडियो का दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।